Students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 18th of December 2020, Friday. Inspiration of the day is don't be afraid of failure, be afraid of PT success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Supreme Court asks Centre to consider putting farm laws on hold. Finally, in order to facilitate the negotiation between the farmers and the centre government, Supreme Court has intervened and asked the centre government, can centre government give a commitment that the contentious farm law would not be put into effect while the petition seeking the removal of farmer from the protest site will be heard. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ टाइम बीइंग इस कंटेंशियस फार्म लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रख सकती है या थोड़े दिन के लिए इफेक्ट में नहीं ला सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर पटिशन को हेयर ना करे। और क्या है वो पटिशन? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल हुई है, उस पटिशन में ये रिक्वेस्ट करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि जो फार्मर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट साइट से, उनको प्रोटेस्ट साइट से रिमूव कर दिया जाए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द नेगोशिएशन। क्यों? क्योंकि अगर फार्मर को प्रोटेस्ट साइट से जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा दे विल नॉट कम ऑन नेगोशिएशन टेबल। तो इस पटिशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहा है कि फिलहाल के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंटेंशियस फार्म लॉ बिल को होल्ड पर रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एफिडेविट मांगता है, कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, इट आस्क्स टू अटॉर्नी जनरल। वी हैव नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज ही और शी इज द highest law officer in the country. He can walk into any court. He have a right to be the audience into parliament. और जितने भी कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी क्वेश्चंस करती है, कोई एफिडेविट मांगती है, तो वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू ही होता है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह रही है कि फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर फार्म लॉ को होल्ड पर रख दिया जाए, ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक्नॉलेज किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर देती है कि फार्मर को उनकी प्रोटेस्ट साइट से रिमूव कर दिया जाए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द नेगोशिएशन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी एक्नॉलेज करती है कि फार्मर के पास राइट है, कंप्लीट राइट है दैट दे कैन होल्ड नॉन वायलेंट protest. So Supreme Court has recognized the farmers' right. If they want, they can continue this protest peacefully. But अभी जो पिटीशन फाइल हुई उस पिटीशन को हेयर करने के लिए फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा है क्या फार्म लॉ को होल्ड पर रखा जा सकता है फॉर अ टाइम बिंग। हालांकि अगर हम बात करें कि हमारे अटॉर्नी जनरल जो मिस्टर के वेणुगोपाल है, उनका क्या स्टैंड है इस चीज़ पर, तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। उनका कहना यह है कि जस्ट टू फैसिलिटेट द नेगोशिएशन, क्या यूनियन गवर्नमेंट को एक एग्जीक्यूटिव एक्शन को होल्ड पर रख देना चाहिए जो कि अंडर लॉ है। तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल उनका ये कहना है क्या नेगोशिएशन फैसिलिटेट करने के लिए एक लॉ के एक एग्जीक्यूटिव एक्शन को, एक एक्ट के एग्जीक्यूटिव एक्शन को होल्ड पर रखा जा सकता है, क्या ये वैलिड है, क्या ये लीगल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि उनका अपना एक अलग स्टैंड, उनका ये भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फार्म लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड पर रख दिया देन देयर आर चांसेस दैट फार्मर वुड नॉट नेगोशिएट। वाई? बिकॉज इट इज़ द इवेंचुअल डिमांड ऑफ द फार्मर्स दैट द फार्म लॉ शुड बी पुट ऑन होल्ड। तो जब मिस्टर वेणुगोपाल ने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो उसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल के लिए केवल फार्म लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड पे करने के लिए कह रही है। इट इज़ नॉट आस्किंग द गवर्नमेंट टू डिले और टू रिपील द फार्म लॉ, और वो भी केवल नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करने के लिए, फार्मर्स को इनेबल करने के लिए दैट दे शुड टॉक टू द गवर्नमेंट। नो वेयर सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग और द apex court is asking to the central government to actually repeal the
फॉर्मूला। हालांकि जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल हुई जिसमें कहा गया है कि फार्मर्स को उनकी प्रोटेस्ट जो साइट है उससे रिमूव किया कर दिया जाए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स टू मूव फ्रीली। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर पिटीशन को हेयर करेगी एंड इट इज़ आस्किंग द सेंटर गवर्नमेंट टू पुट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मूला ऑन होल्ड फॉर अ टाइम बीइंग. Even the court is thinking to setting up an impartial and independent panel of agriculture experts and farmer unions to resolve the issue, to resolve the dispute. और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फार्मर्स जब तक चाहे तब तक वो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू पीसफुली कर तो सकते हैं बट इट शुड नॉट बी डन कि फार्मर इस प्रोटेस्ट को चलाते रहे विदाउट इवन नेगोशिएटिंग टू द गवर्नमेंट, कि इवेंचुअली उनका जो डिमांड है वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके बात करके ही पूरा हो सकता है बिना विदाउट टॉकिंग विदाउट नेगोशिएशन. फार्मर शुड नॉट कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट टिल लॉन्ग एज पर द सुप्रीम कोर्ट. तो आप देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है इस पर्टिकुलर पटिशन में. क्या यूनियन गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फार्म लॉ को होल्ड पर रखती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड पर रखती है फॉर अ टाइम बिंग. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4. टेलकॉस हैव टू फोक आउट rupees 44,000 crore for 4G auction. The forthcoming spectrum auction will be focused on spectrum renewable for three major operators, and we all know who are three major operators. That one is Bharti Airtel, second is Reliance Jio, and third is Vodafone Idea, and that will cost approximately 44,000 crore to all these three companies collectively, and which is equivalent to adjusted gross revenues of all these three telcos in the quarter of June 2020. So it is a very hefty amount that these telcos has to pay in order to get the renewable of its 4G spectrum. और जैसा कि हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर इन तीनों कंपनीज के जो 4G स्पेक्ट्रम में 800, 900 और 1800 बैंड्स के वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो इन्हीं के रिन्यूएबल के लिए दोबारा से ऑक्शन होना है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 44,000 करोड़ की कॉस्ट आने वाली है एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट स्पेशली फॉर वोडाफोन आइडिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं वोडाफोन आइडिया इज स्ट्रगलिंग सो मच बिकॉज ऑफ दिस AGR इशू, बिकॉज ऑफ अदर टैक्सेशन इशूज. बहुत सारे केसेस चल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में. तो ऐसा हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया कुछ स्पेक्ट्रम का रिन्यूएबल ना करे, उन्हें रिटर्न कर दे. Although, as per the complex formula derived from the band that is being bought, the telcos will have to pay approximately 16,300 crore upfront to the exchequer for renewable of these spectrum. Public exchequer means national treasury, or basically it is an account into which the tax fund and other public funds are deposited. तो हम ये कई बार आपने मेरे न्यूज़ में सुना भी होगा, मैंने टर्म यूज़ किया पब्लिक एक्सचेकर. So basically consolidated fund of India, public fund, contingency fund, all these are the accounts or part of the public exchequer. तो approximately 16,000 करोड़ की upfront cost देनी पड़ेगी telcos को in order to get the renewable of 4G spectrum. This 16,300 crore is approximately 25% of the total spectrum cost, and rest amount can be paid into 16 annual installment within 2 year of moratorium period. तो 50% अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर 700 से 900 के बैंड में ऑक्शन करती हैं कंपनीज. अपार्ट फ्रॉम इट अगर 1800 से 2500 के बैंड विथ पे ऑक्शन करती हैं तो दे हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 15% अपफ्रंट कॉस्ट. अपफ्रंट कॉस्ट मीन्स एक मुश्त किस्त आपको पहले ही दे देनी है और जो रिमेनिंग है उसको 16 इंस्टॉलमेंट में कंपनीज पे कर सकती हैं टू द पब्लिक एक्सचेकर. तो अगर हम कंपनी वाइज देखें तो जियो हैज़ टू अप्रॉक्सीमेटली पे 20,518 करोड़ एज अ अपफ्रंट कॉस्ट. It has to pay 5,130 crore. So Jio has to fork out approximately 20,000 crore, but upfront के लिए 5,000 crore. Same as Airtel has to pay 13,000 crore. Vodafone has to pay 10,000 crore. So number of people or number of experts are saying that Vodafone might return some spectrum due to the poor financial condition.
और हो सकता है कि एयरटेल और जियो एडिशनल स्पेक्ट्रम बाई करें इनटू द रेंज ऑफ 1800 to 2300 bandwidth in order to improve the coverage and the service quality. तो ये तो एक्सपेक्टेशंस है, एंटिसिपेशंस है, फाइनल ऑक्शन होता है जब, तो कितना कौन सी कंपनी रिटर्न करती है स्पेक्ट्रम्स को, कौन सी कंपनी स्पेक्ट्रम को, एडिशनल स्पेक्ट्रम को खरीदती है, दैट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. States worry as center plans to trim schemes. As the fiscal constraint and the need to allocate the fund for COVID vaccination are pushing the union government to rationalize and even discontinue some of the centrally sponsored as well as center sector scheme in the budget making प्रोसेस. तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मास इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है उसकी फंडिंग करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट अपने कुछ स्पॉन्सर्ड और कुछ सेंटर सेक्टर स्कीम को डिसकंटिन्यू करने का भी डिसीजन ले सकती है. एंड दिस पर्टिकुलर news is causing worry for the states. As we all know, due to the COVID-19 pandemic, both center as well as state governments are actually suffering from the revenue crunch situation because of the halted economic activities, because of the localized lockdown, because of the subdued demand, because of the decreasing import and export. The revenue collection of both center as well as the states government are falling, and it is not actually up to the mark as it was predicted during the budget of this year. तो और जैसा कि हम सभी को पता है कोविड-19 वैक्सीन अप्रॉक्सीमेटली अप्रूवल की स्टेज पर आ चुकी हैं. 2-3 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली अप्रूवल की स्टेज पर आ चुके हैं और गवर्नमेंट मास इम्यूनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रही है. जितने भी प्रोडक्शन साइट्स हैं उनको रिन्यू करने की भी बात हुई है, प्रोडक्शन जो मशीनरी है उसको सेटअप करने की बात हुई है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसेस, सारा जो सिस्टम है उसको ऑन द लाइन करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है. क्योंकि अगर मास इम्यूनाइजेशन पर जाती है गवर्नमेंट कोविड-19 के अगेंस्ट तो इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट. और अभी कोविड-19 की ड्यूरेशन में हम सभी को पता है कि चाहे गवर्नमेंट्स हो चाहे वो कंपनीज हो, बोथ आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन. तो हो सकता है कि इस मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फंड करने के लिए, पुश करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी स्कीम का एलोकेशन कम करे या कुछ स्कीम्स को डिसकंटिन्यू भी कर दे फॉर अ टाइम बीइंग. एंड आफ्टर दिस मूव ऑफ और द इंफॉर्मेशन ऑफ discontinuing centrally sponsored or centrally sector scheme, opposition states have raised concern and they have started raising voice. अब यहाँ पर 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स. क्योंकि दोनों स्कीम्स आप देखेंगे तो अलग अलग वर्ड यहाँ यूज हुए हैं. एक हुआ है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा है सेंटर सेक्टर स्कीम. और तीसरा टर्म जो आप यूज़ होता है कभी कभी आपने सुना भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. तो बेसिकली 3 तरह की स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड, सेंटर सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों में डिफरेंस बताएंगे, बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों के ही एग्जाम्पल कोट करेंगे. अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. करंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिनको हम CSSB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एट एन एलोकेशन ऑफ 3.4 ट्रिलियन मेकअप फॉर अबाउट 9% ऑफ यूनियन बजट. तो जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इस समय इम्प्लीमेंटेशन में है वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल बजट का, यूनियन बजट का 9% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. एंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट इफ़ वी कैलकुलेट. हालांकि अगर हम ईयर वाइज देखें तो पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेशन किया गया था सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए वो कम किया गया था. जैसा कि 2016 में यही एलोकेशन बजट का 10.4% था, जो कि 2020-21 तक आते आते 9% तक रह गया. तो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में ये एलोकेशन कम रहा है. लेकिन फिर भी फॉर अ करंट फाइनेंशियल ईयर अभी के लिए कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक को देखते हुए ये एलोकेशन बहुत ज़्यादा है. अगर हम बात करें सेंटर सेक्टर स्कीम्स की तो उनका जो एलोकेशन है बजट में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22.3% into the financial year 20 और 21. तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का 9%, सेंटर सेक्टर स्कीम का 22.3%.
3%। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर इसका भी कंपैरिजन हम देखें तो इसमें भी एलोकेशन रिड्यूस हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में यही एलोकेशन 25% था, इवन 25.4% तक ये एलोकेशन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 22.3% तक ही रह गया। तो चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो, पिछले कुछ सालों में दोनों ही तरह की स्कीम्स में हमें एलोकेशन रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसको अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, इन दैट केस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड। और वो फंड कहाँ से आएगा? वो फंड जब तक गवर्नमेंट अपने किसी सेक्टर में एलोकेशन को कम नहीं करेगी। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोनों में ही कटौती करेगी। पहले अप्रॉक्सीमेटली 16 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती थी, बट 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कम किया है। तो जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी भी सोशल सेक्टर स्कीम को लेकर के, वो जनरली स्टेट्स गवर्नमेंट पर आती है। क्योंकि अगर हम एलोकेशन कह रहे हैं कि कम होता जा रहा है, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, चाहे वो सेंटर सेक्टर स्कीम हो, तो इसका मीनिंग क्या है? क्या गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है? अगर हम यहाँ देखें, इस ग्राफ को भी हम देखें तो हमें दिख रहा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, उनका परसेंटेज जो शेयर है इन टोटल एक्सपेंडिचर आउटले, दैट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या सेंटर गवर्नमेंट कम एलोकेशन कर रही है ऑन सोशल सेक्टर? नहीं, इसका मतलब सीधा ये आप निकाल सकते हैं। अगर इसको बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि, या उसका फोकस ये होगा कि सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर और विल बी लीविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एनी सच स्कीम्स। उसके लिए उसने स्टेट्स गवर्नमेंट को ज़्यादा फंड एलोकेशन करना शुरू कर दिया कि फंड एलोकेशन स्टेट्स गवर्नमेंट का बढ़ा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वी विल नॉट स्पॉन्सर एनी स्कीम, वी विल नॉट इम्प्लीमेंट एनी न्यू स्कीम। जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे दिया जाता है कि वो अब उन्हें ज़्यादा फंड मिलता है, वो अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स चलाएं और अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर ही, स्टेट्स गवर्नमेंट पर ही होती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर के, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। इसीलिए अगर हम कुछ सालों में देखें तो एलोकेशन कम होता हुआ दिख रहा है। सेंटर सेक्टर जो स्कीम्स हैं वो भी कम होती हुई दिख रही हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो भी कम होती हुई दिख रही हैं। करंटली देयर आर ओनली 30 CSS एंड 700 और 685 सेंट्रल स्कीम्स आर प्रिवलेंट। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2016 में अप्रॉक्सीमेटली 66 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिनको रिड्यूस करके केवल 30 कर दिया गया है। जहाँ एक और ये बात चल रही है कि कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम से एलोकेशन कम करना है इन ऑर्डर टू फंड द मास इम्यूनाइजेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, वहीं पर हेल्थ सेक्टर में कई सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग के लिए गए थे फॉर प्री बजट कंसल्टेशन। और उस पर्टिकुलर मीटिंग में ये कहा गया कि जो एक्सपेंडिचर इंडिया करता है हेल्थ सेक्टर में, दैट इज़ वेरी डेसिमल। इवन इंडिया रिक्वायर हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस along with sector specific benefits। तो अगर हम एलोकेशन की बात करें तो इंडिया में अगर आप कंपेयर करेंगे एलोकेशन कितना होता है बजट से टू हेल्थ सेक्टर, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट्स वेरी डिसमिसल एलोकेशन। तो थर्सडे को कंसल्टेशन, प्री बजट कंसल्टेशन के लिए कई सारे हेल्थ सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग करी और उसमें बात करी कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ एक्सपेंडिचर या हेल्थ सेक्टर पर जो बजट एलोकेशन है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए। और यूनिवर्सल इंश्योरेंस के पॉइंट को भी लेकर के डिस्कशन हुआ। कई सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार टर्मिनोलॉजी, यूनिवर्सल कवरेज, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आज अभी कुछ रिसेंट टाइम से ये यूनिवर्सल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल कवरेज, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इस सब पर लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है कि गवर्नमेंट को जितने भी सिटीजन हैं इंडिया में उन सबको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल और सोशल कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम इट, आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी कंसेप्ट सुना होगा, अगर कभी न्यूज़ में आया तो विल डिस्कस दिस
in detail what are the benefits of this universal term कि यूनिवर्सल टर्म से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हेल्थ सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर आस्किंग फॉर मोर एलोकेशन इनटू हेल्थ सेक्टर, और गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही है क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत जो इंडियन हेल्थ सेक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी सामने आई है कि हमारे पास सफिशेंट स्टाफ नहीं है, सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आइसोलेशन के बेड्स नहीं है। तो अगर ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन दोबारा आए तो इंडिया प्रिपेयर रहे विद ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिकल स्टाफ्स एंड मेडिकल infrastructure. The increased spending in the budget for 21-22 will also help to upskill the doctors, nurses, strengthen the research activities and the overall health infrastructure as per the representative that met with the finance minister on Thursday. तो अब देखते हैं गवर्नमेंट कितना एलोकेशन इस बार में करती है क्योंकि इंडिया में हमेशा से हेल्थ सेक्टर में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत लुक्रेटिव एलोकेशन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हम रिसर्च में भी और हेल्थ के सेक्टर में भी इंडिया इज़ नॉट वेरी गुड कंट्री। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बैड लोन्स सेट टू राइज इन H2 of financial year 21 exists. Despite the improving economic conditions, the private sector lender, one of the very important private sector lender, that is Axis Bank, sees that its bad loan or the bad loan of Indian banking industry is going to rise or is continue to rise into the upcoming financial year. So as per the Axis Bank, the collection efficiency has been in the range of 95 to 97%. कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो लोन वापस आ रहा है उसके लोन की कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छी रही है। सितंबर के मंथ में जो पेमेंट्स है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी रही, जो पेमेंट्स हुए ईएमआई के, वो भी अच्छे रहे और मंथ वाइज मंथ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है कलेक्शन एफिशिएंसी में और ईएमआई के पेमेंट में। इसके बावजूद भी while the stress is lower than projection, it would be higher than what we saw last year because of the pandemic. इतने अच्छे कलेक्शन एफिशिएंसी के बाद भी, पेमेंट बाउंसिंग के बाद भी पिछले साल के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर ईयर में इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा एनपीए देखने को मिलेगा एज पर द एक्सिस बैंक। As per the president of Axis Bank, the unsecured part of the business continue to at 60 to 70% of pre-pandemic level, and we are conservative on the unsecured part and would want to see more series of data point before we start going back to the pre-pandemic level. So Axis Bank, that is one of the very important lender into the Indian banking industry. If the representative of Axis Bank, if the top officials of Axis Bank are seeing increased in NPA or rise in the NPA or the bad loan for financial year 21, it's a time for concern for Indian banking industry. अब देख लेते हैं some other news clips. State governments may use bank guarantees to buy vaccines. ये न्यूज़ भी मास इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन का कोविड-19 वैक्सीन का मास इम्यूनाइजेशन हो रहा है उसी से रिलेटेड है। इसमें भी फंड एलोकेशन को लेकर के, अब जो फंडिंग है उसको लेकर ही बात हुई कि कैसे जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो वैक्सीन मास इम्यूनाइजेशन के लिए जो वैक्सीन की कॉस्ट आएगी उसको कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया है, इफ़ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स दे कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑफ यूजिंग बैंक गारंटी टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ बाइंग कोविड-19 वैक्सीन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कंपनीज की तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बाय कर लेते हैं, दे प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। तो अब और इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में इवन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर ऑल्सो नॉट इन वेरी गुड फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो वो भी इस बात की डिमांड करेंगे कि जो भी वैक्सीन वो गवर्नमेंट को सप्लाई करें मास इम्यूनाइजेशन के लिए, उसका पेमेंट उन्हें तुरंत हो। और स्टेट्स गवर्नमेंट की भी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय नहीं है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन्स को, वो उनका
ट्रांसपोर्टेशन डिले कर दें, उनकी सप्लाई डिले कर दें बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि दे कैन एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ यूजिंग बैंक गारंटी टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ बाइंग COVID-19 vaccines, and these guarantees will offer the state the option to spread the cost of paying for the vaccines over मोर ओवर देन अ वन फाइनेंशियल ईयर। तो इससे दोनों ही पार्टीज को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो स्टेट्स गवर्नमेंट, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि अगर उनके पास अभी पैसा नहीं है तो वो आगे आने वाले एक साल तक, अगले साल तक पैसा पेमेंट कर दे। ऑन द अदर हैंड, द कंपनीज और द फार्मास्यूटिकल कंपनीज will not be left with just an empty promises from the government bodies before they ship their doses to the district where the vaccines will be stored. So these types of bank guarantees will help both the states as well as the companies. So it is a good mechanism that state can explore. Each state will have to sign a contract with one or two pharmaceutical companies, and state government shall offer bank guarantee to the company that signs the कॉन्ट्रैक्ट। अपफ्रंट जो पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर देंगी, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए बैंक गारंटी रहेगी। क्लॉजेज विल बी मेंशन फाइनल सम पेबल एंड एफिकेसी लेवल ऑफ द वैक्सीन। इसके अलावा सेंटर गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करेगी अगर स्टेट्स गवर्नमेंट को वैक्सीन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी तरह से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है। अदरवाइज स्टेट्स को डायरेक्ट किया गया है, दे विल नेगोशिएट द डिटेल्स विद द वैक्सीन मेकर्स फॉर इंड्यूसिंग और फॉर एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन ऑफ बैंक गारंटी इन ऑर्डर टू फंड द मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस समय ये दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोविड-19 के मास इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है। मशीनरी भी गवर्नमेंट के पास पहले से ही जो मास इम्यूनाइजेशन की मशीनरी है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं, ऑल्दो फॉर गॉड सेक गवर्नमेंट और इंडिया हैज़ अ प्रॉपर मास इम्यूनाइजेशन मशीनरी और द सिस्टम। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स के पास रिवेन्यू की भी शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ दिस सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इट इज़ अ big challenge in front of states government as well as the central government to efficiently, effectively conduct the mass immunization program against COVID-19. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एडवांस टैक्स कलेक्शन zooms nearly 33% in December quarter and it is a good news for इंडियन इकोनॉमी। अगर एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो दिस इंडिकेटिंग अ sharp revival in the indirect tax mop-up. Advanced tax paid by companies in December quarter rose by 15% compared with the corresponding period last year. तो एडवांस टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, कंपनीज आर पेइंग डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और कंपनीज आर पेइंग डायरेक्ट टैक्स बिफोर ड्यू डेट। इट सिंपली इंडिकेट्स कि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से रिज्यूम हो रही हैं एंड इट इज़ अ स्लाइट रिकवरी फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इस एक ऑप्टिमिज्म जो होता है कॉरपोरेट हाउसेस में और उनकी अर्निंग्स को लेकर के वो ज़्यादा बढ़ गया है, वो इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज एडवांस टैक्स कलेक्शन। So the robust revenue collection reinforced the hope of a good economic performance into the third quarter of financial year 2021 after the surprising pickup seen in quarter 2. And this is the data that you can go through once. No need to mug up कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ जनवरी में, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ सितंबर में। नो नीड्स टू मक अप ऑल दीज डेटा, यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस की टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, एडवांस टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, in order to understand the plight of economy. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अ वीक बिफोर डेडलाइन IBC रिजम्पशन हंग्स इन बैलेंस। December 30 को IBC सस्पेंशन का जो डायरेक्शन था जो गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो रहा है एंड स्टिल गवर्नमेंट इज़ नॉट क्लियर वेदर टू इंक्रीज दिस सस्पेंशन ऑफ IBC और दोबारा से IBC के जो रेजोल्यूशन है उनको रिज्यूम कर दिया जाए। Barely a week left for the expiry of the suspension of bankruptcy proceedings against company. The government is still unclear whether to extend this suspension further or not.
क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही साइड्स के आर्गुमेंट्स देखे जाएँ, जो इस सस्पेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए कह रहे हैं, इट मीन्स जो बोरोवर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो कह रही हैं कि सस्पेंशन को थोड़ा-सा और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है, तो हो सकता है कि हमें जो क्रेडिटर्स हैं, वो हमें वापस से रिज़ॉल्यूशन में ले जाएँ। और जो बैंक्स हैं जो कि जिन्होंने लोन दिया है, उनका ये कहना है कि कब तक हम इस पर्टिकुलर लोन को अनपेड रखेंगे और एनपीए में कन्वर्ट करते रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो अगर कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग तो कभी ना कभी वो कंपनी रिजोल्यूशन में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर्स ने जो लोन दिया है, बैंक्स ने जो लोन दिया है, वो तो वापस लेंगे ही लेंगे। तो दोनों ही साइड्स का जो आर्गुमेंट है स्ट्रॉन्ग, जो जिन्होंने लोन लिया है, जो लोन टेकर है कंपनीज है, वो कह रहे हैं कि सस्पेंशन को एक्सटेंड कर दिया जाए। जिन्होंने लोन दिया है, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका ये कहना है कि सस्पेंशन को एक्सटेंड ना किया जाए। क्योंकि जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वेटरन्स हैं, उनका ये कहना है कि अब तो इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हुई है। जब गवर्नमेंट ने इतने टाइम से, क्रेडिटर्स ने इतने टाइम से रिस्क को बेयर किया है, तो अब तो इकोनॉमी में विजिबली हमें इम्प्रूवमेंट देखने को, रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रहा है, कई सारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो वो रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है। तो अगर थोड़े टाइम गवर्नमेंट और सपोर्ट करे इन कंपनीज़ को, जो कंपनी सिक यूनिट्स हैं, जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनीज, इनको थोड़े और टाइम तक सपोर्ट करे, तो हो सकता है इनमें बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका रिवाइवल हो सके। और अगर हम आईबीसी स्टेटस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड